कहानी शुरू होती है एक छात्र जुनसू से, जो स्कूल की छत पर खड़ा है और उसके चारों तरफ कुछ बुली उसे बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन खो देता है और छत से नीचे गिर जाता है। बाद में उसके पिता मिस्टर ब्योंग भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। वे डॉक्टरों की नजरों से बचकर चुपके से उसके कमरे में घुस जाते हैं। जुनसू अपने पिता को देखकर रो पड़ता है, माफी मांगता है और कहता है कि वह अपने बुलीज को मार देना चाहता था। वह कहता है कि जब तक वह उन सबको खत्म नहीं करेगा, उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। मिस्टर ब्योंग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक जुनसू गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपने पिता पर हमला कर देता है। घबराए हुए मिस्टर बोंग पास पड़ी एक किताब उठाते हैं और उससे बार बार उसके सिर पर वार करते हैं, जब तक वह निर्जीव नहीं हो जाता। कुछ देर बाद मिस्टर बोंग अस्पताल के गैराज में दिखाई देते हैं, जहां वे अपने बेटे के शरीर को एक डफल बैग में छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जुनसू का हाथ हल्का सा हिलता है। जब बोंग उसका हाथ छूते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा ज़ॉम्बी बन चुका है। डर के मारे वे वहां से भाग जाते हैं और वापस हायोसान हाई स्कूल लौट आते हैं, जहां वे बायोलॉजी के टीचर हैं। स्कूल की साइंस लैब में एक छात्रा ह्यान सो रही होती है, जबकि उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जागने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करती है और एक पिंजरे में बंद चूहा देखती है। वह थोड़ी देर उसके साथ खेलती है, तभी चूहा अचानक उसे काट लेता है। उसी समय मिस्टर ब्योंग लैब में आते हैं। ह्यान उन्हें बताती है कि चूहे ने उसे काटा है और वह बाहर जाना चाहती है, लेकिन वे उसे रोककर लैब के अंदर बंद कर देते हैं। उस रात कुछ छात्र एक रेस्टोरेंट में बैठकर मिस्टर ब्योंग के बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि बेटे के गायब होने के बाद से वे पागल जैसे हो गए हैं और उनसे सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है। अगली सुबह हम एक होशियार लड़की एन से मिलते हैं, जो अपने पिता के साथ नाश्ता कर रही होती है। उसके पिता फायर फाइटर पैरामेडिक हैं। वे कहते हैं कि शायद एन स्कूल में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगी और उसे पढ़ाई का ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर उनका पड़ोसी चांग होता है, जो एन का करीबी दोस्त है। साफ दिखता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन हमेशा मजाक करके अपनी भावनाएं छुपा लेता है। दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। दूसरी तरफ जुन नाम का स्कूल बुली और उसका गैंग स्कूल के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर यून और चोल नाम के दो छात्रों के साथ होता है। जुन उन पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने माना नहीं कि उन्होंने उसे जुनसू को परेशान करते देखा था। यून को बेइज्जत करने के लिए वह उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है और चोल से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहता है। तभी सू नाम का एक छात्र आता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। जुन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह पहले उनके गैंग का हिस्सा था, लेकिन अब खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सू उसकी बात अनसुनी करता है। यून और चोल को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन जुन धमकी देता है कि अगर वे वापस नहीं आए तो वह वीडियो लीक कर देगा। डर की वजह से यून और चोल वापस लौट जाते हैं। यून सू से कहती है कि अगर वह वापस नहीं गई तो सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। पहले पीरियड में मिस पार्क अपनी क्लास से पूछती हैं कि यून कहाँ है, क्योंकि वह कल से गायब है। एक छात्र बताता है कि उसने उसे आखिरी बार साइंस लैब में देखा था। मिस पार्क फिर मिस्टर ब्योंग से पूछती हैं कि क्या उन्होंने ह्यून को देखा है, लेकिन वे झूठ बोलकर मना कर देते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन मिस्टर बोंग कहते हैं कि वह सिर्फ एक चूहा है। बाद में वे ह्यान के पास जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देते हैं, कहते हुए कि यह संक्रमण को धीमा करेगा। वे बार बार कहते हैं कि वे उसे मारना नहीं चाहते और यह सब अपने लैपटॉप पर रिकॉर्ड भी करते हैं। अगली क्लास के दौरान मिस पार्क पढ़ा रही होती हैं, तभी ह्यान अचानक क्लास में घुसती है और फर्श पर गिर पड़ती है। कांपते हुए वह बताती है कि बायोलॉजी टीचर ने उसे बंद किया, इंजेक्शन दिया और मारने की कोशिश की। मिस पार्क और 3 छात्र, जिनमें एन भी शामिल है, ह्यान को स्कूल नर्स के पास ले जाते हैं। नर्स देखती है कि उसका शरीर का तापमान असामान्य रूप से बहुत कम है। अचानक ह्यान एन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ पर खरोंच लगती है। नर्स तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और ह्यान को अस्पताल भेज दिया जाता है। कॉरिडोर में कुछ छात्र बातें करते हैं कि ह्यान से भी सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी, बिल्कुल मिस्टर बांग की तरह। जब मिस्टर बांग लैब में वापस आकर ह्यान को गायब पाते हैं तो वे घबरा जाते हैं। मिस पार्क उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं और बताती हैं कि ह्यान को एम्बुलेंस ले गई और उन्होंने पुलिस को बुलाया है। लेकिन मिस्टर बांग बार बार कहते हैं कि ह्यान को क्वारंटीन करना जरूरी है। पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में जिस नर्स ने ह्यून का इलाज किया था, वह खुद अजीब महसूस करने लगती है। उसे याद आता है कि इंजेक्शन लगाते समय उसे काट लिया गया था। कुछ ही पलों में वह ज़ॉम्बी में बदल जाती है। एक छात्र कमरे में आता है,
उसका अजीब व्यवहार देखकर वीडियो बनाने लगता है, लेकिन नर्स उसके दोस्त पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। वह लड़का गिरता है और खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। संक्रमण बहुत तेजी से फैलने लगता है। स्कूल में अफरा-तफरी मच जाती है। छात्र एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और डर के मारे खिड़कियों से कूद रहे हैं। इसी दौरान यून, जो बुली हुई लड़की थी, स्कूल की छत पर खड़ी बहुत निराश हालत में होती है। चुल उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी दोनों नीचे छात्रों को भागते, चिल्लाते और खिड़कियों से कूदते देखते हैं। स्कूल कैफेटेरिया में एन चांग को बताती है कि उसे सू पसंद है। यह सुनकर चांग हैरान रह जाता है, क्योंकि वह खुद उसे दिल ही दिल में चाहता है। तभी संक्रमित छात्र कैफेटेरिया में घुस आते हैं और सबको दौड़ाने लगते हैं। उधर प्रिंसिपल टीचरों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और गुस्से में होता है, क्योंकि एक छात्र ने पुलिस को फोन करके स्कूल में ज़ॉम्बी होने की खबर दे दी। वह स्टाफ को डांटता है कि उन्होंने छात्रों के फोन क्यों नहीं छीने। जब पुलिस का कॉल आता है तो वह झूठ बोल देता है कि स्कूल में सब सामान्य है। मिस पार्क उसकी गैरजिम्मेदारी पर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें पुलिस की मदद चाहिए, क्योंकि कोई भी हालात को काबू नहीं कर पा रहा। वह गुस्से में बाहर निकलती हैं और कॉरिडोर में एक छात्र को एक टीचर पर हमला करते देखती हैं। डरकर वह वहां से भाग जाती हैं। कैफेटेरिया में चोंग पूरी ताकत लगाकर एन को ज़ॉम्बीज से बचाता है। जुन बुली सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धक्का देता है और किसी को भी कुर्बान करने को तैयार रहता है। चोंग एन का हाथ पकड़ता है और दोनों कैफेटेरिया की खिड़की से निकलकर भागते हैं, लेकिन स्कूल का हर कोना ज़ॉम्बीज से भरा होता है। वे वापस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। एक ज़ॉम्बी चायोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एन बीच में आकर उसे बचा लेती है। साथ मिलकर वे अपनी क्लासरूम तक पहुंचते हैं, जहां कुछ डरे हुए छात्र छिपे होते हैं। तभी दो और छात्र खिड़की से अंदर चढ़कर आते हैं, कांपते हुए और हालात से पूरी तरह घबराए हुए। दूसरी तरफ मिस्टर बोंग पुलिस स्टेशन में पूछताछ का सामना कर रहे होते हैं। वही एक इंसान है जो सच में समझते हैं कि क्या हो रहा है। डिटेक्टिव जे उन पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाता है। बोंग मान लेते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को लापता घोषित किया था ताकि सच्चाई छुपा सके। अस्पताल में इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है और ह्यून, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, डॉक्टरों और नर्सों पर हमला कर देती है और संक्रमण और भी तेजी से फैलने लगता है। स्कूल में वापस छात्र बेताबी से पुलिस को फोन करने के लिए एक मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें एक फोन एक छात्रा के बैग में छिपा हुआ मिल जाता है। उसने पहले वह फोन टीचर को जमा नहीं कराया था। चोंग तुरंत पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि स्कूल के अंदर जिंदा लाशें घूम रही हैं। शुरुआत में पुलिस अफसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसी स्कूल से लगातार कई कॉल आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर कांग नाम के एक टीचर उनकी क्लास में आते हैं और छात्रों से दरवाजा अच्छी तरह बंद करने को कहते हैं, लेकिन एन उनकी हथेली पर काटने का निशान देख लेती है। वह घबराकर पूछती है तो वे हड़बड़ाकर इनकार करते हैं और कहते हैं कि किसी ने उन्हें नहीं काटा। छात्र डरकर उनसे दूर हट जाते हैं और उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहते हैं। अचानक उनमें संक्रमण के लक्षण दिखने लगते हैं। वह एक छात्रा पर झपटते हैं, उसे काट लेते हैं और वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अफरा-तफरी मच जाती है। सभी जान बचाने के लिए भागते हैं। वे दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं और दूसरे कॉरिडोर में भागते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज रास्ता रोक लेते हैं। मजबूर होकर वे साइंस लैब में घुस जाते हैं। भागम भाग में एन का फोन गिर जाता है। वे तुरंत दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। एन ना नाम की लड़की पर फोन छिपाने का आरोप लगाती है, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है। तभी एन को एहसास होता है कि सू उनके साथ नहीं है। वह चांग से पूछती है तो वह कहता है कि सू पीछे ही था, लेकिन उसे नहीं पता वह कहाँ चला गया। अचानक एन की एक करीबी दोस्त ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। एन चिल्लाकर कहती है कि उसे बाहर निकालो, लेकिन वह अपनी दोस्त को छोड़ने से मना कर देती है। वह लड़की चायोंग पर हमला करती है और मजबूर होकर उसे खिड़की से बाहर धक्का देना पड़ता है। एन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, रोते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद करती है, लेकिन चांग उसकी उंगलियां छुड़ाकर उसे छोड़ने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ जुन अभी भी स्कूल कैफेटेरिया में छिपा हुआ है। जिन दो छात्रों को उसने पहले तंग किया था वे छत पर हैं। एक और समूह बाथरूम में छिपा है और सू अकेला 8 रूम में छिपा हुआ है। चोंग फैसला करता है कि उन्हें जर्नलिज्म रूम की तरफ जाना होगा, क्योंकि लैब में रहना मौत को बुलावा देना है। वह खिड़की से फायर होज के सहारे नीचे उतरने का प्लान बनाता है। वे होज को कसकर बांधते हैं और एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। नीचे वाली मंजिल पर उन्हें मिस पार्क मिलती है। सब सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं, सिवाय एन और चांग के। चांग एन से कहता है कि उसे उन लोगों के लिए जिंदा रहना होगा जो उससे प्यार करते हैं। एन जवाब देती है कि उसने सबको खो दिया है, अपनी दोस्त और सू को भी, और अब जीने की कोई वजह नहीं बची। चांग उसे उसके पिता की याद दिलाता है और कहता है कि उसे उनके लिए जिंदा रहना होगा।
आखिरकार एन सिर हिलाती है और नीचे उतर जाती है। जैसे ही चांग पीछे आने लगता है, दरवाजा टूटकर खुल जाता है और ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और वह जान बचाने के लिए खिड़की से कूदने पर मजबूर हो जाता है। उसी समय सू 8 रूम से भागने की कोशिश करता है और खिड़की से बाहर चढ़ जाता है। वहां से वह नीचे चांग को संघर्ष करते देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। एन चिल्लाकर सबको खिड़की बंद करने को कहती है। उसे डर है कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएंगे, लेकिन बाकी छात्र उसे स्वार्थी समझते हैं और उसकी बात नहीं मानते। जोंग नाम का एक छात्र कहता है कि जब तक चोंग अंदर सुरक्षित नहीं आ जाता, वह खिड़की बंद नहीं करेगा। वह एन पर आरोप लगाता है कि उसे सिर्फ अपनी पड़ी है। तभी एक ज़ॉम्बी खिड़की की ओर चढ़ने लगता है। सू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला नहीं कर पाता। जोंग उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी एन देखती है कि जोंग की नाक से खून बह रहा है, जो संक्रमण का संकेत हो सकता है। वह सबको चेतावनी देती है, लेकिन बाकी लोग उस पर जलन में झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। एन कहती है कि उसने उसके हाथ पर काटने का निशान देखा था। मिस पार्क जांच करती हैं, लेकिन वह सिर्फ खरोंच जैसा दिखता है। फिर भी वे कहती हैं कि खरोंच से भी वायरस फैल सकता है। इसलिए वे जोंग से कहती हैं कि वह एहतियात के तौर पर 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में अकेला रहे। जोंग मान जाता है, लेकिन कहता है कि वह 1 घंटे तक रहेगा ताकि साबित कर सके कि वह ठीक है। उधर पुलिस स्टेशन में मिस्टर बोंग आखिर सच कबूल कर लेते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे जुनसू को बुलीज से बचाने के लिए रेज वायरस बनाया था, लेकिन उनका प्रयोग गलत हो गया। जुनसू ने अपनी मां को काट लिया और वह भी ज़ॉम्बी बन गई। ब्योंग उन्हें एक एंटीडोट इंजेक्ट करते रहे, जो उन्हें बस कुछ समय के लिए शांत करता था। डिटेक्टिव यह सब सुनकर सन्न रह जाता है। तभी एक और अफसर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। स्कूल कैफेटेरिया में जुन अभी भी ज़ॉम्बीज से भाग रहा है और अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी बलि चढ़ाने को तैयार है। क्लासरूम में छात्र जोंग के रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। एक छात्र कहता है कि आधा घंटा हो चुका है, लेकिन जोंग समय से पहले बाहर आने से मना कर देता है। एन को अंदर जाकर उससे माफी मांगने को कहा जाता है, लेकिन अंदर जाकर माफी मांगने के बजाय वह उसे भला बुरा कहने लगती है। वह उसके घायल हाथ को पकड़ती है और एक टिश्यू से पोंछती है जिस पर ज़ॉम्बी का खून लगा होता है। वह उसे संक्रमित करके साबित करना चाहती है कि वह सही थी। गुस्से में जोंग उसे राक्षस कहता है। एन पलटकर उसे निकम्मा परजीवी कहती है, जो दूसरों के पैसों पर जीता है और स्कूल में पढ़ने लायक भी नहीं है। बाहर खड़े छात्रों को लगता है कि दोनों सुलह कर रहे हैं। तभी अंदर से जोंग की चीख सुनाई देती है। वह बाहर आता है, गुस्से से कांपता हुआ, और एन पर हमला करने की कोशिश करता है। बाकी छात्र दोनों को अलग करते हैं और एन को उसके व्यवहार के लिए डांटते हैं। एन कहती है कि थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही सबको सच पता चल जाएगा। कुछ ही पलों में जोंग बदलने लगता है। ना चिल्लाती है कि सब लोग क्लासरूम से बाहर निकलो। जोंग कहता है कि वह खुद चला जाएगा, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन वह जमीन पर गिरता है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वे उसे खिड़की से बाहर धक्का देते हैं। यह पल सबको तोड़ देता है। छात्र जोंग के लिए रोते हैं, सब सिवाय एन के। वह ठंडे स्वर में कहती है, मैंने पहले ही कहा था। क्लास प्रेसिडेंट नाम गुस्से में कहती है कि यह सब एन की वजह से हुआ। वह बताती है कि उसने एन को रिकॉर्डिंग रूम में जाने से पहले खिड़की पर ज़ॉम्बी का खून पोंछते देखा था और यकीन है कि उसने जानबूझकर जोंग को संक्रमित किया। नाम सबको बताती है कि एन ही जिम्मेदार है। वह कहती है कि वही टिश्यू उसकी जेब में है। वह एन से टिश्यू देने को कहती है, लेकिन एन इनकार कर देती है। नाम गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी मिस पार्क बीच में आकर कहती हैं कि अगर यह सच है तो इसका मतलब एन ने जोंग की मौत का कारण बनी। नाम जोर देकर कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। अपमान और गुस्से से भरी एन अपनी जेब से टिश्यू निकालती है, नाम के चेहरे पर फेंक देती है और रोते हुए कहती है कि वह बेगुनाह है। वह कहती है कि उस पर लगा खून जोंग का अपना था, किसी ज़ॉम्बी का नहीं, और वह खुद ही संक्रमित हुआ था, उसकी वजह से नहीं। टूटकर वह चिल्लाती है कि उसके कभी सच्चे दोस्त थे ही नहीं और उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर वह क्लासरूम से बाहर चली जाती है। मिस पार्क दरवाजे पर खड़ी आंसू रोकते हुए बाकी छात्रों से कहती हैं कि वे एक दूसरे का ख्याल रखें। वह कहती हैं कि वह नहीं चाहती कि अब और कोई मरे। उनकी बात सबके दिल को छू जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और धीरे धीरे सिसकियों की आवाज गूंजने लगती है। एन चियांग को सांत्वना देने की कोशिश करती है, जो जोंग की मौत के गम में डूबा हुआ है, लेकिन वह उस पर झल्ला पड़ता है और कहता है कि उसे किसी को दिलासा देना आता ही नहीं। एन फिर भी कोशिश करती रहती है। वह कहती है कि वह उसका दर्द समझती है,
क्योंकि उसने भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोया है। इसी बीच बाकी छात्र मिस पार्क और एन के बारे में चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे ज़ॉम्बी तो नहीं बन गए। दूसरी तरफ जुन कैफेटेरिया से भागने में सफल हो जाता है और स्कूल के मैदान तक पहुंच जाता है। वह चुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसता है, सिर्फ अपनी जान बचाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। जिन 2 छात्रों को वह पहले तंग करता था वे अब भी छत पर फंसे हुए हैं, जबकि बाथरूम में छिपे छात्र घबराहट में आपस में झगड़ने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जे गुस्से में मिस्टर बॉन्ग का सामना करता है और उससे उसके किए पर सवाल करता है, लेकिन बॉन्ग को कोई पछतावा नहीं है। वह कहता है कि उसने एक पिता होने के नाते यह सब किया क्योंकि उसका बेटा लगातार बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका था। जब उसने स्कूल और पुलिस से मदद मांगी तो किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए उसने तय किया कि सब दोषी हैं, टीचर, छात्र, पूरा सिस्टम, और सबको मरना चाहिए। डिटेक्टिव गुस्से से कांप उठता है, लगभग उसे मारने ही वाला होता है, पर खुद को रोक लेता है। वह कहता है कि बॉन्ग दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन उसने तो सबको मरवा दिया। वह इलाज के बारे में पूछता है, पर बॉन्ग कहता है कि कोई इलाज नहीं है। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डिटेक्टिव दरवाजा खोलता है और देखता है कि ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन पर छा चुके हैं। पहले बॉन्ग कड़वाहट से हंसता है, लेकिन फिर डर और पछतावा उसे घेर लेते हैं। वह डिटेक्टिव की मदद करने की कोशिश करता है, पर खुद काट लिया जाता है। मरने से पहले वह हाफते हुए कहता है कि इलाज का सुराग उसके लैपटॉप में हो सकता है, जो स्कूल की साइंस लैब में छिपा है। सुबह होने तक स्कूल में बचे छात्र पूरी तरह थके हुए जागते हैं। बाथरूम में छिपा समूह फैसला करता है कि अब वे इंतजार नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं आने वाली, उन्हें खुद भागना होगा। उनमें से एक लड़की जिद करती है कि वह पहले अपने भाई को ढूंढेगी। इसी समय छत पर यून और चुल अभी भी जिंदा हैं। चुल उसे बताता है कि जुन, जो उसे तंग करता था, ने उसका वीडियो सुबह 9 बजे अपने आप ऑनलाइन अपलोड होने के लिए सेट कर दिया है। चुल पहले उसे पैसे देकर रुकवाना चाहता था, लेकिन अब हालात बिखर चुके हैं। यह सुनकर यून टूट जाती है और गुस्से में रो पड़ती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। चुल कहता है कि वह चुपचाप सब ठीक करना चाहता था, पर ज़ॉम्बी हमला सब बिगाड़ गया। हताश होकर यून फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन चुल उसे रोकता है और कहता है कि उसके मरने से उसकी माँ वीडियो देखने से नहीं रुकेगी। यून आंसू पोंछती है और तय करती है कि अब सिर्फ एक रास्ता है, उसे जुन का फोन ढूंढकर वीडियो डिलीट करना होगा। वह चुल से साथ चलने को कहती है, याद दिलाते हुए कि वह भी उस दिन की बेइज्जती में शामिल था, उसने ही वीडियो बनाया था। चुल डर जाता है, कहता है कि उसे मजबूर किया गया था और जाने से मना कर देता है। यून अकेली निकल पड़ती है। जैसे ही वह टीचर्स ऑफिस तक पहुंचती है, ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और कई बार काट लेते हैं, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ती रहती है। बुरी तरह घायल और कांपती हुई वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और जुन के फोन की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ती है। इसी दौरान ब्रॉडकास्ट रूम में छिपे छात्र तय करते हैं कि उन्हें फिर से पुलिस से संपर्क करना होगा। चियांग कहता है कि टीचर्स ऑफिस में जरूर फोन होंगे और वह जाने के लिए आगे आता है। एन उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे एक और दोस्त खोने का डर है। वह दिखावे में परवाह नहीं करने का नाटक करती है, लेकिन उसकी कांपती आवाज उसका डर जाहिर कर देती है। चियांग को उसकी बेरुखी से ठेस पहुंचती है। तभी सू आगे आता है और कहता है कि वह चियांग के साथ जाएगा। एन चिंतित नजरों से उसे देखती है, पर सू मुस्कुराकर कहता है कि वह ठीक रहेगा। जब चियांग और सू टीचर्स ऑफिस पहुंचते हैं तो वे यून को अंदर पाते हैं। वह आधी ज़ॉम्बी बन चुकी है और सारे फोन तोड़ रही है। जैसे ही चियांग एक फोन उठाने की कोशिश करता है, यून जंगली आंखों से मुड़कर चीखती है कि वह उसे मार डालेगी और उस पर झपटती है। सू उसे धक्का देकर चियांग को बचाता है। दोनों अलग अलग रास्तों से भाग निकलते हैं, सू खिड़की से, चियांग दरवाजे से। उधर प्रिंसिपल के ऑफिस में जुन अपने आसपास के सभी ज़ॉम्बी मार चुका है। छिपा हुआ प्रिंसिपल बाहर निकलता है और उससे गिड़गिड़ाकर कहता है कि वह उसकी कार की चाबी लाकर गाड़ी लेकर आए। जुन मना कर देता है और चाकू दिखाकर उसे ही मारने की धमकी देता है। तभी चियांग ऑफिस में घुसता है। उसके हाथ में एक फोन है जो उसे रास्ते में मिला। वह ठिठक जाता है। जुन चाकू लिए खड़ा है और प्रिंसिपल जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। प्रिंसिपल मदद की भीख मांगता है, लेकिन जुन कहता है कि उसने आत्मरक्षा में किया, प्रिंसिपल उसे मारने वाला था। चियांग फोन निकालकर कहता है कि वह सब रिकॉर्ड करेगा और उसे बेनकाब कर देगा और पहली बार सही काम करने को कहता है। जुन तिरस्कार से मुस्कुराता है, प्रिंसिपल को फिर से चाकू मारता है और चाकू चियांग की ओर घुमा देता है। वह हमला करता है, लेकिन चियांग किसी तरह बचकर फोन उठाता है और भाग निकलता है। जुन उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ता है, चाकू घुमाता हुआ लगभग उसकी पीठ में घूम ही देता है। सू ब्रॉडकास्ट रूम पहुंच जाता है, लेकिन चियांग नहीं आता और उसके पास फोन भी नहीं है। सब घबरा जाते हैं।
सो माफी मांगता है और कहता है कि चियांग जरूर लौटेगा। उधर चियांग अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। जुन उसे मारने के जुनून में पागल हो चुका है। चियांग लाइब्रेरी में घुसकर शेल्फों के बीच छिप जाता है, लेकिन जुन उसके पीछे अंदर आ जाता है और फोन मांगता है। चियांग मना कर देता है, उसे नाकाम इंसान कहता है और कहता है कि वह उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा जिसने अपने ही टीचर की हत्या की। घिरा हुआ जुन अचानक खुद को ज़ॉम्बियों की तरफ फेंक देता है और जानबूझकर एक को खुद को काटने देता है ताकि वह उनकी ताकत पा सके। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह चियांग से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो रहम की भीख मांगो। तभी चियांग एक भारी चीज उठाकर फोन जुन की आंख में दे मारता है। जुन अंधा होकर चीखते हुए गिर पड़ता है और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। वह चियांग से मदद की भीख मांगता है, लेकिन चियांग मुड़कर भाग जाता है। मरने से पहले जुन आखिरी धमकी देता है, वह लौटकर उसे मार डालेगा। चियांग वेंटिलेशन शाफ्ट में छिप जाता है, थका हुआ और कांपता हुआ। वह इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क बंद है। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई और वह अंधेरे में चुपचाप रो पड़ता है। उसी समय बाथरूम से निकला छात्र समूह आखिरकार नर्स के ऑफिस तक पहुंचता है। वे कंप्यूटर चालू करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि किसी तरह बाहर की दुनिया से संपर्क हो सके। अचानक इंटरनेट बंद हो जाता है। वे लैंडलाइन फोन आजमाते हैं, लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं है। हताश होकर उन्हें समझ आता है कि सरकार ने उनके फोन और इंटरनेट नेटवर्क काट दिए हैं। एक लड़की सुझाव देती है कि वे तीरंदाजी हॉल की ओर जाए। वहां एक सीधी इमरजेंसी लाइन है जो नेटवर्क के बिना भी मदद के लिए कॉल कर सकती है और वे वहां से तीर भी ले सकते हैं क्योंकि उनका सामान लगभग खत्म हो चुका है। सभी छात्र सहमत हो जाते हैं। यह उनका प्लान बी बन जाता है। गन रो रही होती है। उसे यकीन है कि चियांग अब ज़ॉम्बी बन चुका होगा, सो उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि चियांग तेज दौड़ सकता है, वह बच निकलेगा। गॉन सुझाव देता है कि वे साइंस लैब जाएं और क्लास में बनाया गया छोटा विमान इस्तेमाल करके चियांग को ढूंढें। ज्यादातर छात्र डर जाते हैं। वे कहते हैं कि लैब ज़ॉम्बियों से भरी होगी, लेकिन गन जिद करती है कि इक्विपमेंट रूम सुरक्षित होना चाहिए। नम कहता है कि उन्हें वह विमान न सिर्फ चियांग को ढूंढने के लिए बल्कि बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए भी चाहिए। गन जाने के लिए तैयार हो जाती है। जुनयांग नाम का एक छात्र कहता है कि वह उसके साथ जाएगा क्योंकि विमान के लिए कुछ अतिरिक्त पार्ट्स चाहिए होंगे जो गन अकेले नहीं ला पाएगी। सो खुद जाना चाहता है, लेकिन गन उसे रोक देती है, कहती है कि वह पहले ही टीचर्स ऑफिस जाकर अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। उधर डिटेक्टिव अब भी इमरजेंसी सेंटर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि मिस्टर बॉन्ग के लैपटॉप और साइंस लैब वाली बात बता सके। इसी दौरान चियांग वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। गन को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है और किसी तरह आर्ट क्लासरूम में बाहर निकल आता है। गन और जुनयांग छोटा विमान लेकर लौटते हैं और उसे जर्नलिज्म रूम में लाते हैं। जुनयांग उसे चालू करता है और हर क्लासरूम में चियांग को ढूंढता है, लेकिन ज्यादातर जगह छात्रों को ज़ॉम्बी बनते देखता है। अचानक उन्हें आर्ट रूम में चियांग दिखाई देता है, लेकिन विमान की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। वे तय करते हैं कि अब बाहर की स्थिति भी देख लें। बाहर का नजारा उनकी कल्पना से भी बदतर होता है। पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर चुका है। एक छात्रा जी भीड़ में अपने पिता को देखती है और चीख उठती है। जैसे ही विमान पास जाता है, उसे एहसास होता है कि उसके पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसी समय लाइब्रेरी में पड़ा जुन होश में आता है और नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी उसके पास नहीं आ रहे। उसे समझ आता है कि वह खुद भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसकी इंसानी चेतना अब भी बाकी है। उसे याद आता है कि चियांग ने उसके साथ क्या किया था और वह बदला लेने की कसम खाता है। अजीब तरह की खुशी से भरकर वह महसूस करता है कि अब वह ज़ॉम्बियों के बीच बिना खतरे के चल सकता है, जैसे उसके लिए यह कोई स्वर्ग हो। यून भी एक सचेत ज़ॉम्बी बन चुकी है। उधर बाथरूम में छिपा समूह तीरंदाजी हॉल की ओर बढ़ रहा है। जुन इस बीच अपना चाकू उठाता है, चियांग को मारने के इरादे से। नाहा आर्ट रूम के इक्विपमेंट क्लोसेट में छिपी होती है। वह चियांग को देखती है, लेकिन खुद छिपी रहती है। ब्रॉडकास्ट रूम में गी अचानक खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बाकी छात्र उसे खींचकर पीछे करते हैं। वह रोते हुए कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। वह गन से कहती है कि जिनसे वह प्यार करती थी वे सब मर चुके हैं। वह बिल्कुल अकेली है और जीना नहीं चाहती। गन उसे गले लगाकर सांत्वना देती है और बताती है कि उसकी भी मां नहीं है। उसके पिता हमेशा उसे कहते थे कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, उसे पढ़ाई में मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह कभी अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं जा पाएगी। यह बात उसे बहुत चोट पहुंचाती थी क्योंकि उसका सपना एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का था। गी कहती है कि उसके पिता ने वादा किया था कि अगर वह कभी खतरे में होगी तो वे सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन वे कभी नहीं आए।
वह रोती है और कहती है कि फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे बचा लेंगे, लेकिन अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं बची। कन गुस्से में उसे रोकती है, कहती है कि उसका दोस्त मर चुका है, जोंग भी मर चुका है और वह किसी और को नहीं खो सकती। वह गी से गुहार लगाती है कि ऐसा कदम न उठाए। कांपती हुई गी कहती है कि उसे घुटन महसूस हो रही है और वह वहां से हटने की कोशिश करती है। अनजाने में उसका हाथ माइक्रोफोन दबा देता है। तभी नम अंदर आता है एक नए आइडिया के साथ। वह स्कूल का नक्शा बनाता है, उनकी मौजूदा जगह और चियांग की लोकेशन मार्क करता है और समझाता है कि ज़ॉम्बी आवाज की ओर खींचते हैं। उसका प्लान है स्कूल के उत्तरी हिस्से के लाउडस्पीकर चालू करके शोर मचाया जाए ताकि ज़ॉम्बियों का झुंड उधर चला जाए। फिर एक टीम दक्षिणी तरफ से निकलकर चियांग तक पहुंचेगी और बीच वाली सीढ़ियों से छत पर चढ़ेगी। सबको यह प्लान पसंद आता है। नम जोड़ता है कि हेलीकॉप्टर अक्सर ऊपर से उड़ते रहते हैं। अगर वे छत पर बड़ा सा धुआं या आग का संकेत बना सकें तो शायद वे उन्हें देख लें और बचा लें। छात्र प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। वे स्कूल पीए सिस्टम से चियांग से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वह वहीं रुका रहे, वे उसे लेने आ रहे हैं। चियांग पहले शक करता है। एन उससे कहती है कि इस बार उन पर भरोसा करे। वह मान जाता है। इसी बीच जुन खुश होता है कि उसे उनकी लोकेशन मिल गई है। वह पहले ब्रॉडकास्ट रूम जाने का फैसला करता है। उत्तरी स्पीकरों से तेज म्यूजिक बजाया जाता है और लगभग सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर खिंच जाते हैं, सिवाय एक के। टीम इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ती है। जुन ब्रॉडकास्ट रूम पहुंचता है लेकिन उसे खाली पाता है। वह उनकी योजना सुन लेता है और उनके पीछे पीछे चलता है। रास्ते में वह सु को ज़ॉम्बियों के झुंड से बचाता है। सु उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन जुन ठंडे स्वर में पूछता है कि चियांग कहाँ है। सु बताने से मना कर देता है। जुन तुरंत उसे मारने की कोशिश करता है। नम सु की रक्षा करने आती है, लेकिन जुन उसे काट लेता है। सु जुन को खिड़की से बाहर धक्का देता है, नम को संभालता है और समूह आगे बढ़ता रहता है। वे आखिरकार चियांग तक पहुंचते हैं, जो सबसे पहले एन की सुरक्षा के बारे में पूछता है। लेकिन जब सब नम के हाथ पर काटने का निशान देखते हैं तो घबराकर उससे दूर हट जाते हैं। इसी दौरान एन के पिता और सु के पापा शहर के चारों ओर बने सरकारी क्वारंटीन जोन में फंसे हुए हैं। वे अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए बाहर जाने की भीख मांगते हैं, लेकिन सैनिक मना कर देते हैं और कहते हैं कि लॉकडाउन पूरा 1 महीना चलेगा। बेबस होकर वे भागने की कोशिश करते हैं। 8 रूम में सु नम का बचाव करता है। वह कहता है कि उसे ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि जुन नाम के उस बुली ने काटा है। लेकिन चियांग कहता है कि जुन अब ज़ॉम्बी है, उसने अपनी आंखों से देखा है। सु मानने को तैयार नहीं। तभी दरवाजे पर ज़ॉम्बियों की जोरदार धमक सुनाई देती है। नम खड़ी होती है और चियांग से पूछती है कि क्या वह पक्का है कि जुन सच में ज़ॉम्बी है। उसके हाँ कहने पर वह सु को धन्यवाद देती है कि उसने उस पर विश्वास किया और कहती है कि वह समूह छोड़ देगी ताकि किसी और को खतरा न हो। सु उसे पकड़ लेता है, जाने नहीं देता, कसम खाता है कि वह नहीं बदलेगी। चियांग कहता है कि वह कभी भी बदल सकती है। तब सु उसे खिड़की के पास ले जाता है और कहता है कि अगर वह बदलेगी तो वह उसे नीचे फेंक देगा, इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सके। पास ही छिपी नाहा, जो इक्विपमेंट रूम में खाना जमा करके छिपी थी, यह सब सुन लेती है। माहौल तनाव से भर जाता है। सु और चियांग में बहस छिड़ जाती है कि नम को साथ रहना चाहिए या नहीं। नम खिड़की की मुंडेर पर चढ़ जाती है और सु से कहती है कि अगर वह बदलने लगे तो उसे सच में धक्का दे देना। एन चियांग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर चिल्लाता है कि वह हमेशा सु का पक्ष लेती है और इल्जाम लगाता है कि वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। एन चुप हो जाती है, आहत, और जवाब नहीं दे पाती। अचानक नम का शरीर झटके लेने लगता है, जैसे वह बदल रही हो। वह सु की ओर झपटती है, लेकिन चोंग उसे बचाने आगे आता है। तभी सु उसे धक्का देकर अलग कर देता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है, जब तक एन चिल्लाकर उन्हें रुकने को नहीं कहती। वह जोर देकर कहती है कि नम अभी ज़ॉम्बी नहीं बनी है। वह सबको दिखाती है कि नम के मुंह पर खून नहीं है, यानी उसने किसी को काटा नहीं। चियांग सावधानी थोड़ी कम कर देता है। एन नम के पास दौड़कर जाती है। नम घबराई हुई दिखती है और पूछती है कि एन ने उसका बचाव क्यों किया, जबकि वह उसे पसंद भी नहीं करती थी। नम फुसफुसाकर कहती है कि वह ठीक नहीं है, उसे सच में सु को काटने की इच्छा हुई थी। वह कहती है कि वह यहाँ नहीं रह सकती, उसे जाना होगा। एन मना कर देती है। वह तर्क देती है कि जुन शायद इम्यून था, तो नम भी हो सकती है। गी गुस्से में विरोध करती है, कहती है नम सामान्य नहीं है, उसने सु को काटने की कोशिश की थी, वे उसे साथ रखकर जोखिम नहीं ले सकते। एन फिर भी उसका पक्ष लेती है। वह कहती है ज़ॉम्बियों का शरीर ठंडा होता है, लेकिन नम का तापमान सामान्य है। सु कपड़े की एक पट्टी फाड़कर अपनी कलाई नम की कलाई से बांध देता है,
यह दिखाने के लिए कि उसे उस पर भरोसा है। वह गी और बाकी छात्रों से कहता है कि वे योजना जारी रखें और छत तक पहुंचे। उसी समय बाथरूम में छिपे छात्र आखिरकार तीरंदाजी हॉल पहुंच जाते हैं। उधर जुन, जिसे अब आंशिक चेतना लौट रही है, फिर से चियांग का पीछा करना शुरू कर देता है। 8 रूम में बैठा समूह चुप है। वे भूखे हैं, प्यासे हैं और नम की हालत को लेकर चिंतित हैं, जो आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी बन चुकी है। एक छात्र शिकायत करता है कि उन्हें 2 दिनों से पानी नहीं मिला। बिना पानी के वे 3 दिन में मर जाएंगे। नाहा, जिसके पास अभी भी अपने क्लोसेट में छुपा कर रखा खाना है, सब कुछ चुपचाप सुन रही है, लेकिन बाहर नहीं आती। जब वह आखिर बाहर आने का सोचती है, तभी वह उन्हें अपने बारे में बात करते सुन लेती है। वे कह रहे हैं कि नम उससे बेहतर है, जबकि नम आधी ज़ॉम्बी है। वे नाहा को जोंग और मिस पार्क की मौत की वजह बताते हैं और कहते हैं कि वह इंसानों जैसी नहीं है। ये बातें उसका दिल तोड़ देती हैं। छात्रों को एहसास होता है कि खाने का सामान गायब है। वे अंदाजा लगाते हैं कि वह इक्विपमेंट रूम में होगा। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से बंद है। वे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोर से ज़ॉम्बी पास आने लगते हैं, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। बाद में गी को एक वीडियो कैमरा मिलता है। वह अपने माता पिता के लिए संदेश रिकॉर्ड करने लगती है, कहती है कि वह उनसे प्यार करती है। बाकी छात्र भी भावुक होकर अपने अपने संदेश रिकॉर्ड करते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव जे एक रेस्टोरेंट में छिपे एक छोटे बच्चे और एक लड़की को पाता है और उन्हें बचाता है। रास्ते में वह एक इन्फ्लुएंसर को देखता है जो ज़ॉम्बियों को नकली साबित करने के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। उधर एन के पिता सु क्वारंटीन जोन से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन स्कूल की ओर जाते समय घायल हो जाते हैं। 8 रूम में नम सु को धन्यवाद देती है कि उसने उस पर भरोसा किया। वह मानती है कि उसे सु पसंद है। सु शर्मा कर कहता है कि उसे भी नम पसंद है। तभी नम का शरीर जोर से कांपने लगता है। वायरस उसके अंदर नियंत्रण के लिए लड़ रहा है। वह लगभग सु को काट लेती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वह अब भी होश में है। उसी समय यून नर्स के ऑफिस तक पहुंचती है। वह भूखी है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसका टीचर कोने में छिपा डरा हुआ बैठा है। यून उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि वह ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वह मछली घर के पास जाती है और कच्ची मछलियां खाने लगती है। टीचर डर से देखता रहता है। यून को वे सारे पल याद आते हैं जब उस टीचर ने उसके बुलियों को नजरअंदाज किया था, कभी उसका बचाव नहीं किया। गुस्से में वह उसकी ओर झपटती है। टीचर उसके सिर पर वार करता है, लेकिन यून उसे काट लेती है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। नम, जिसकी सुनने की क्षमता संक्रमण के बाद बहुत तेज हो गई है, उस चीख को सुन लेती है और दूसरों को बताती है, लेकिन कोई और नहीं सुन पाता। उसके नए ज़ॉम्बी इंद्रियां तेज हो रही हैं। नम समझ जाती है कि यह क्लासरूम अब सुरक्षित नहीं है। वह सबको छत पर जाने के लिए कहती है। वे तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर जुन एक पुराने दोस्त को कार के नीचे छिपा पाता है। ठंडे गुस्से से वह उसे बाहर घसीटता है और ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है। 8 रूम में एन सु और नम की कलाई पर बंधी पट्टी खोल देती है, कहती है कि उसे नम पर भरोसा है। समूह अपनी नई योजना पर अमल शुरू करता है। वे म्यूजिक चलाकर ज़ॉम्बियों को स्कूल के एक हिस्से की ओर खींचते हैं और छत की ओर भागते हैं। उनकी योजना काम करती है। वे अपने और ज़ॉम्बियों के बीच एक रुकावट बनाते हैं और तनावपूर्ण संघर्ष के बाद आखिरकार छत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वे चौंक जाते हैं। दरवाजा बंद है। अंदर चुल उनकी दस्तक सुनता है, लेकिन दरवाजा खोलने का फैसला नहीं करता। उसी समय सरकारी क्वारंटीन जोन में एन के पिता द्वारा बचाई गई एक ऊंचे पद की नेता सुरक्षित रखी गई है। वह विशेष बलों को आदेश देती है कि स्कूल में बचे छात्रों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाए। जब हेलीकॉप्टर स्कूल पहुंचता है तो वे चो को पाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या और भी जीवित लोग हैं, लेकिन वह झूठ बोलता है, कहता है कि वह अकेला बचा है। उसे यून की यादें घेर लेती हैं। कैसे किसी ने उसकी मदद नहीं की, कैसे सबने उनकी तकलीफ को अनदेखा किया। अपराध बोध कड़वाहट में बदल जाता है और वह बाकी लोगों का जिक्र करने से इनकार कर देता है। इसी बीच जुन चियांग और सु की लोकेशन ढूंढ लेता है। वह उनके पास चढ़कर आता है और टेढ़ी मुस्कान के साथ उन्हें घूरता है, लेकिन नम चियांग और सु के सामने खड़ी हो जाती है उन्हें बचाने के लिए। क्योंकि जुन ने उसे काटा था, अब उसके पास भी उसकी तरह ताकत है। आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी। दूसरी ओर यून सुनसान स्कूल मैदान में चल रही है। वह उन सभी बुलियों को देखती है जो कभी उसे सताते थे, अब ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। वह पहली बार शांति से मुस्कुराती है, लेकिन उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वह अपने सपने को पूरा करने का फैसला करती है, स्कूल को आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देने का। वह टीचर्स ऑफिस से शुरुआत करती है, किताबों में आग लगाती है और लपटों के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है जब आग सब कुछ निगलने लगती है। फिर वह एक साइकिल उठाती है और गेट के बाहर निकल जाती है।
फायर अलार्म बज उठता है और इमारत के हर दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। छत का दरवाजा भी खुल जाता है। फंसे हुए छात्र आखिरकार बाहर निकल आते हैं, लेकिन जुन के लिए बहुत देर हो चुकी है। वह भी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता। गुस्से में वह स्कूल के मैदान की ओर भाग जाता है। छत पर चियांग और सू अविश्वास में बात करते हैं। वे सोचते हैं कि जुन मर क्यों नहीं रहा। उन्हें समझ आता है कि उसके पास भी यून और नम की तरह एक तरह की असाधारण सहन शक्ति है। छात्र इकट्ठा होकर टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े जमा करते हैं और छत पर एक बड़ा सा संकट संकेत बनाते हैं ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। कई कोशिशों के बाद भी जब आग नहीं जलती, तब नम अपने माथे के घाव से एक चिंगारी निकालती है। उसी से लकड़ी में आग लग जाती है। दूर कहीं डिटेक्टिव जे अपने सहायक, उन 2 बच्चों जिन्हें उसने बचाया था, और वही घमंडी इन्फ्लुएंसर जो अब भी सब रिकॉर्ड कर रहा है, इनके साथ एक बस में ज़ॉम्बियों के झुंड से बच निकलता है। अचानक बस किसी चीज से टकराती है। वह यून होती है। जब जे नीचे उतरकर देखता है तो वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले ही स्पेशल फोर्सेज बस को घेर लेती है। जे अपना बैज दिखाता है और बताता है कि प्रोफेसर बोंग ने उसे क्या बताया था कि इलाज या वायरस की कुंजी स्कूल की लैब में रखे एक लैपटॉप में हो सकती है। यह सुनकर सैनिक फैसला करते हैं कि वे सबको सुरक्षित क्वारंटीन जोन तक एस्कॉर्ट करेंगे। स्कूल में ना इक्विपमेंट रूम में अकेली बैठी है। उसे जोंग की यादें परेशान कर रही हैं, जैसे वह उसे दोष दे रहा हो। उसे मिस पार्क का बलिदान याद आता है, कैसे वह उसे बचाने के लिए पीछे रह गई थी। ना रो पड़ती है, थोड़ा खाना उठाती है और छत की ओर बाकी लोगों के पास जाने निकलती है। रास्ते में उसे छात्रों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश मिलते हैं, अपने परिवारों के लिए आखिरी संदेश। लेकिन किस्मत बेरहम है। जुन सामने आ जाता है। वह कहता है कि उसे भूख लगी है और ना की गर्दन पर काट लेता है। उस रात बचे हुए छात्र छत पर जलती आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। सब थके हुए और चुप हैं। वे अपनी जिंदगी, अपने पछतावे और अपने अकेलेपन के बारे में बात करते हैं। नम मानती है कि उसके कभी दोस्त नहीं थे। वह हमेशा चुप रहती थी, अपनी माँ के डर से सिर्फ पढ़ाई करती थी। वह सबसे कहती है कि अगर वे कभी आजाद हुए तो इस पल को फिर से जीने की कोशिश करेंगे। फिर चियांग कबूल करता है कि वह एन से 6 साल की उम्र से प्यार करता है। उसने अपनी भावनाएं छुपाई क्योंकि वह उसे दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से वह अक्सर उससे झगड़ता था। यह सुनकर एन चौंक जाती है और उस जगह से उठकर चली जाती है। सो चियांग से कहता है कि वह उसके पीछे जाए। चियांग उसे छत के किनारे पर खड़ा पाता है, लेकिन एन बात करने से मना कर देती है। तभी जुन पाइपों के सहारे ऊपर चढ़ आता है। वह एन पर हमला करता है, लेकिन चियांग बीच में आकर उसे बचाता है। अपनी फूटी आंख का बदला लेने के लिए जुन चियांग को जमीन पर पटक देता है और उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है। सो कूदकर चियांग को बचाने आता है, लेकिन अब जुन की ताकत राक्षसी हो चुकी है। तभी नम पूरी तरह बदल जाती है और जुन पर झपटती है। जुन उससे कहता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, वह उसकी तरह है। लेकिन नम अपनी प्रवृत्ति से लड़ते हुए उसके खिलाफ हो जाती है और उसे छत से नीचे धक्का दे देती है। जुन गिरता है, फिर भी नहीं मरता। तभी हेलीकॉप्टर आ जाता है। छात्र राहत के आंसुओं में फूट पड़ते हैं। सैनिक सबका शरीर का तापमान जांचते हैं। नम का तापमान खतरनाक रूप से कम है और वह घबरा जाती है, डरती है कि वे पहचान लेंगे कि वह संक्रमित है। लेकिन वे समझते हैं कि यह सिर्फ हाइपोथर्मिया है। वे उसे कंबल में लपेटकर वहीं छोड़ देते हैं और लैपटॉप लेने आगे बढ़ते हैं। क्वारंटीन कैंप में चोल फिर से यून को देखता है। वह खुशी से रोते हुए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन यून उसे ठंडी नजरों से देखती है। उसे याद है कैसे उसने उसे अकेले फोन लाने जाने पर छोड़ दिया था। वह उस पर झपटती है, उसे काट लेती है और दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। स्पेशल फोर्सेज समझ जाती है कि वायरस बदल चुका है। अब वे स्वस्थ और संक्रमित इंसानों में फर्क नहीं कर पा रहे। स्कूल की छत पर सैनिक आखिरकार लैपटॉप ढूंढ लेते हैं और छात्रों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगते हैं। उम्मीद फिर जगती है, लेकिन तभी रेडियो पर आदेश आता है, क्वारंटीन में जो हुआ उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। नया आदेश है, कोई भी जीवित बाहर नहीं जाना चाहिए। टीम लीडर हथियार नीचे कर देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह बच्चों को मारने से इनकार कर देता है। वह धीमे से माफी मांगता है, उन्हें मजबूत रहने को कहता है और हेलीकॉप्टर उनके बिना उड़ जाता है। उधर एन के पिता सो अब भी स्कूल की ओर सुनसान सड़क पर बढ़ रहे हैं। पीछे कदमों की आहट सुनकर वह मुड़ते हैं, बंदूक तान लेते हैं। एक आदमी है, डरा हुआ, मदद की भीख मांग रहा है। उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। सो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता क्या करे। वह आदमी को बंदूक दे देता है, कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करे। आदमी घबरा जाता है, बंदूक सु की ओर कर देता है, चिल्लाता है कि वह मदद करे।
उसके हाथ कांपते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ट्रिगर नहीं दबा पाता। अंत में वह हथियार नीचे कर देता है और सू फिर अपनी बेटी के स्कूल की ओर चल पड़ता है। उधर स्पेशल फोर्सेज अपने बेस पर लौटकर स्कूल के सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। यही अब हायोसियोसन हाई के अंदर हुई सच्चाई के आखिरी गवाह हैं। वे जल्दी समझ जाते हैं कि यून के पास असाधारण ताकत है, इतनी कि वह प्रशिक्षित सैनिकों को भी पछाड़ सकती है। वे उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। बगल में एक पूरी तरह संक्रमित जॉम्बी रखकर प्रयोग शुरू करते हैं, यह समझने के लिए कि वह इंसानी चेतना कैसे बनाए रख पा रही है। स्कूल की छत पर छात्र अब भी फंसे हैं। अचानक आसमान में गरज सुनाई देती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। 2 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं मिली थी। वे खुशी से बारिश का पानी पीते हैं। तूफान तेज होता है और चियांग को एक विचार आता है। बारिश और गरज की आवाज उनके कदमों की आवाज छुपा देगी। वे स्कूल के पास टेनिस कोर्ट से नीचे उतरकर जंगल की ओर भाग सकते हैं। वे हिम्मत जुटाते हैं, हाथों में बनाए हुए हथियार कसकर पकड़ते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं। लेकिन आधे रास्ते में चियांग जम जाता है। वह अपनी माँ को देखता है, अब वह ज़ॉम्बी है। आंसुओं के साथ उसे समझ आता है कि खबर सुनकर वह उसे ढूंढने स्कूल आई होगी। रास्ते में उसकी मुलाकात जोंग से हुई होगी, जिसे उसने जिंदा समझा, लेकिन उसने उसे काट लिया। चियांग टूटकर रो पड़ता है। सिर्फ एन और सू ही उसके दुख को समझ पाते हैं। तभी उसकी माँ उन पर झपटती है। एक डरा हुआ छात्र किसी भारी चीज से उसे मार गिराता है। चियांग दर्द से चीख उठता है, चिल्लाता है कि वह उसकी माँ थी। पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड पास आता है। एन और सू चियांग को घसीटते हुए वहां से भागते हैं। उनके पीछे एक लड़की गिर जाती है। ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। वह मदद के लिए चीखती है, जी से उसे बचाने की भीख मांगती है, लेकिन जी डरकर भाग जाती है। एक और लड़का जुआन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बियों के बीच खींच लिया जाता है। उधर तीरंदाजी टीम के छात्र भी वही योजना अपनाते हैं। तूफान की आड़ लेकर टेनिस कोर्ट के रास्ते जंगल की ओर भागना। दोनों समूह रास्ते में मिलते हैं। तीरंदाजी टीम की एक लड़की आखिरकार अपने छोटे भाई को देख लेती है, वही जिसे वह ढूंढ रही थी, और उसे एक ज़ॉम्बी के हमले से बचा लेती है। इस बीच जी अकेली रह जाती है, कांपती हुई, समझ नहीं पाती क्या करे। वह चारों तरफ से घिर जाती है, उसे काट लिया जाता है और चीखते हुए घसीटकर ले जाया जाता है। बचे हुए छात्र बास्केटबॉल हॉल तक पहुंचते हैं, टेनिस कोर्ट की तरफ निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन पूरा जिम ज़ॉम्बियों से भरा होता है। वे जान बचाकर भागते हैं और इक्विपमेंट रूम के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। एन चांग को उसकी माँ की मौत के बारे में दिलासा देने की कोशिश करती है। वह टूट जाता है और उसे कसकर गले लगाकर उसके कंधे पर रोने लगता है। उसी समय स्पेशल फोर्स हालात पर से नियंत्रण खो देती है। वायरस बहुत तेजी से बदल रहा है। जब वे आखिरकार प्रोफेसर ब्योंग का लैपटॉप खोलते हैं, तो उसमें उसकी वीडियो लॉग्स मिलती हैं, जिनमें उसकी पत्नी और बेटे के संक्रमित होने की रिकॉर्डिंग होती है। उसकी रिसर्च का निष्कर्ष साफ है, कोई इलाज नहीं है। वायरस को रोकने का एक ही तरीका है, संक्रमित व्यक्ति को खत्म करना। रिकॉर्डिंग में चेतावनी दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर वायरस राजधानी सियोल तक पहुंच जाएगा। दहशत में सिक्योरिटी चीफ फैसला करता है कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका है पूरे ह्योसान शहर को जला देना। दूसरी ओर एन के पिता सू जंगल के रास्ते स्कूल की ओर बढ़ते हैं, रास्ता याद रखने के लिए पेड़ों पर निशान बनाते हुए। स्कूल के अंदर छात्र इक्विपमेंट रूम में बैठकर अगली योजना बनाते हैं। नई योजना आसान लेकिन खतरनाक है। वे बास्केटबॉल ट्रॉलियों को अपने चारों ओर घेरकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, जब तक टेनिस कोर्ट के एग्जिट तक न पहुंच जाए। शुरुआत में योजना असफल होती है। ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हैं और ट्रॉलियां फंस जाती हैं। एक छात्र के हाथ पर काट लिया जाता है। यह समझकर कि वह अब बच नहीं पाएगा, वह खुद को बलिदान कर देता है। वह बाहर भागकर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाता है ताकि बाकी आगे बढ़ सकें। बाकी छात्र किसी तरह गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वह बाहर से जंजीर और ताले से बंद होता है। उनकी उम्मीद टूट जाती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सामने एन के पिता सू खड़े होते हैं। एन रोते हुए दौड़कर उनसे लिपट जाती है और देर से आने के लिए उन्हें डांटती भी है। सू उन्हें जंगल के रास्ते से भागने की अपनी योजना बताते हैं और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बाड़ तोड़कर कोर्ट में घुस आते हैं। सू समझ जाते हैं कि एक ही रास्ता है, उन्हें खुद को बलिदान करना होगा। वह पटाखे जलाते हैं ताकि ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच सकें और बाकी को भागने के लिए चिल्लाते हैं। एन जाने से मना करती है, लेकिन चांग और सू उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाते हैं। जब वह छूटकर पीछे मुड़ती है, तो देखती है कि उसके पिता को काट लिया गया है। वह गेट बंद कर देते हैं और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन्हें घेर लें। छात्र पास की अधूरी इमारत तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर सारे मजदूर और इंजीनियर पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वे ऊपर की ओर भागते हैं
कमजोर मचान पर चढ़ते हुए और अंत में जमीन से ऊंचाई पर टंगे लकड़ी के तख्तों पर रुकते हैं। नोम, जिसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, फिर से नियंत्रण खोने लगती है। वह बुरी तरह कांपती है। सू पर हमला करने से खुद को रोकने के लिए अपने ही हाथ को काट लेती है। सू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें परवाह नहीं, अगर वह उन्हें काट भी ले उन्हें उस पर भरोसा है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं ताकि बाकी उसके लाल आंखों से न डरे। तभी नाम को ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई देती है। उसकी तेज सुनने की क्षमता सैनिकों का प्रसारण पकड़ लेती है। सभी नागरिकों को तुरंत शहर खाली करने का आदेश दिया जा रहा है क्योंकि ह्योसान पर बम गिराए जाने वाले हैं। वह सबको चेतावनी देती है, सेना पूरा शहर उड़ा देने वाली है। उसी वक्त गुंडा जून फिर से लौट आता है, अभी भी जिंदा और पहले से ज्यादा खतरनाक। वह चांग पर हमला करता है और उसे काट लेता है, इससे पहले कि चांग उसे मचान से नीचे धक्का दे दे। खून बहता हुआ चांग एन को अलविदा कहता है, जबकि वह रोते हुए उसे रुकने की भीख मांगती है। वह कहता है कि उन्हें योजना जारी रखनी होगी और नीचे कूदकर ज़ॉम्बियों को अपनी ओर खींच लेता है। उसका बलिदान काम करता है। ज़ॉम्बी उसके पीछे भागते हैं और अधूरे लिफ्ट शाफ्ट में गिर जाते हैं, जिससे बाकी को समय मिल जाता है। लेकिन जून किसी तरह वापस चढ़ आता है और फिर से चांग को घेर लेता है। इस बार जून बदला पूरा कर देता है। वह चांग की गर्दन में दांत गड़ा देता है, ठीक उसी समय जब हेलीकॉप्टरों की आवाज चांग की आखिरी चीख को दबा देती है। कुछ ही पलों बाद सेना के हेलीकॉप्टर हमला शुरू कर देते हैं। वे ज़ॉम्बियों को झुंड में इकट्ठा करते हैं और मिसाइलों की बारिश कर देते हैं। निशानों में ह्योसान हाई स्कूल भी शामिल होता है। पूरी इमारत एक भयंकर धमाके में उड़ जाती है। उसी समय स्पेशल फोर्स का प्रमुख राष्ट्रीय टीवी पर आकर जनता से माफी मांगता है। उसकी आवाज कांपती है जब वह स्वीकार करता है कि इलाज न होने के कारण उसे बमबारी का आदेश देना पड़ा। शहर को नष्ट करना ही वायरस रोकने का एकमात्र तरीका था। वह प्रोफेसर बोंग का आखिरी वीडियो याद करता है, जिसमें प्रोफेसर अपनी संक्रमित पत्नी और बेटे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। गिल्ट से भरा कमांडर अपने ऑफिस लौटता है, अपनी पत्नी को आखिरी बार फोन करता है, उसे प्यार कहता है और अनगिनत मौतों का बोझ लेकर चुपचाप विदा लेता है। इस बीच एन फैसला करती है कि उसे स्कूल के खंडहरों में वापस जाकर चांग को ढूंढना होगा। नाम उसे रोकती है, कहती है कि उसे चांग की कोई गंध महसूस नहीं हो रही, वह जा चुका है। एन टूट जाती है और नाम उसे और बाकी बचे छात्रों को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। आखिर वे शहर की सीमा तक पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि डरावना सपना खत्म हो गया। तभी अचानक ज़ॉम्बियों की एक विशाल भीड़ उनकी ओर दौड़ पड़ती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी समझ जाते हैं कि बच निकलना नामुमकिन है। वे एक लाइन बनाकर लड़ने का फैसला करते हैं। इस अफरातफरी में एन के छोटे भाई को काट लिया जाता है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। नाम उसे बाकी को बचाने के लिए मारने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन नाम खुद भी नियंत्रण खोने लगती है। उसकी आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी हालत बिगड़ती जाती है। भूख और दर्द से परेशान होकर वह दूर चली जाती है, खुद को चोट पहुंचाते हुए ताकि किसी को काट न ले। सू देखता है कि वह गायब है और एन के साथ उसे ढूंढने जाता है। वे नाम को एक लाश के पास झुकी हुई पाते हैं, दर्द में उसे खाते हुए। एन उससे वापस आने की गुहार लगाती है, कहती है कि वे अब किसी और को खो नहीं सकते। नाम कांपती हुई खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एन को काटने के लिए झपटती है। सू बीच में आकर अपनी बेटी की रक्षा के लिए नाम पर वार करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिरी पल में नाम खुद पर काबू पा लेती है, निराशा में चीखती है और भाग जाती है, यह जानते हुए कि वह सबके लिए खतरा बन चुकी है। बाकी छात्र आखिरकार स्पेशल फोर्स के चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं। जांच के बाद यह पक्का होने पर कि वे संक्रमित नहीं हैं, सैनिक उन्हें क्वारंटीन में ले जाते हैं। अधिकारी उनसे प्रोफेसर ब्योंग के बारे में पूछताछ करते हैं, जबकि एक दूसरी टीम उसके घर की तलाशी लेती है, जहां उसकी पत्नी और बेटा जूनसू अब भी जिंदा लेकिन बंधे हुए मिलते हैं। 4 महीने बाद सरकार घोषणा करती है कि जब तक इलाज नहीं मिलता, किसी को क्वारंटीन से रिहा नहीं किया जाएगा। उसी रात एन चुपके से बाहर निकलती है और जंगल में खाना छोड़ आती है, इस उम्मीद में कि चांग और नाम अभी भी जिंदा हों। जैसे ही वह टोकरी रखती है, उसे खंडहर स्कूल की छत पर हल्की आग जलती दिखाई देती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे यकीन है कि वह नाम है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वे सब फिर कभी आग के पास साथ बैठेंगे। अगले दिन एन सू को बताती है कि उसने क्या देखा और उनसे अधिकारियों को न बताने की विनती करती है। दोनों अकेले स्कूल लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन रात होने पर वे देखते हैं कि उनके सारे दोस्त भी साथ आ गए हैं। वे कहते हैं कि वे उसे अकेले जाने नहीं दे सकते थे। जब वे छत पर पहुंचते हैं तो पहले वहां कोई नहीं होता। फिर अंधेरे से नाम सामने आती है, हल्की मुस्कान के साथ। तुम मुझे ढूंढ ही लाए, वह कहती है।
एन उससे वापस चलने की भीख मांगती है, लेकिन नाम धीरे से फुसफुसाती है, मेरा आधा हिस्सा अभी भी ज़ॉम्बी है। फिर वह सिर तिरछा करती है, दूर से आती किसी आवाज को अपनी तेज सुनने की शक्ति से पकड़ती है। मैं वापस आऊंगी, वह वादा करती है और फुर्ती से छत से नीचे अंधेरे में कूद जाती है। छात्र चुपचाप खड़े रह जाते हैं, जबकि कैमरा ऊपर उठकर जले हुए ठंडे आसमान को दिखाता है। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।